ये जंग अब एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है, जिसमें शिकस्त सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की लाजम है। इनके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब इन्होंने फैसला करना है कि ये जंग इन्होंने पाकिस्तान के साथ हारनी है या अकेले हारनी है। शायर अहमद फराद। जिन मुल्कों में खौफ का पैरा हो, वहाँ के शहरी हिजरत कर जाते हैं और इस तरह के खाली होने वाली बस्तियाँ दोबारा कभी आबाद नहीं होती। इब्ने खल्दून। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज के मेरे वीलॉग का मौजू जो 2 रोज़ में बलूचिस्तान में अनरेस्ट पैदा हुई और अंदोनाक और अफसोसनाक एक नहीं कई वाक़यात हुए, जिसमें आम आवाम शहीद हुए, सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए और फिर रहीम यार खान में हमारे पुलिस मुलाजमिन शहीद हुए, उस हवाले से तजिया भी है और जायज़ा भी है। और इसके आखिर में फिर जो कानूनी तरामीम और आइनी तरामीम लेकर आ रही है ये फस्ताई, ये आमिर हुकूमत, ये नाजायज़ हुकूमत, ये फॉर्म 47 जो कि आवाम के लिए नहीं अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ला रही है, उस हवाले से मुख्तसर सा तजिया पेश करूँगा। 3 रोज़ कबल रहीम यार खान कच्चे के इलाके में दिलखराश वाक़या पेश आया और कच्चे के डाकू ने एक ही वाक़े में 12 पुलिस मुलाजमीन को शहीद कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी इदारों की परफॉर्मेंस पर बहैसियत अवाम लम्हा फ़िक्रिया है। और इसकी वजह क्या है कि जब हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमारी सिक्योरिटी जो है इदारे हैं उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप उनको इस्तेमाल करेंगे या तो कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए या फिर आप करेंगे उनको डिस्ट्रक्टिव कामों के लिए, पॉजिटिव कामों के लिए करेंगे या फिर नेगेटिव कामों के लिए करेंगे। और पूरी आवाम देख रही है, 24 करोड़ आवाम, कि ना ये कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं ना ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर इनकी एनर्जी, इनकी पोटेंशियल कंस्ट्रक्टिव के बजाय डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव कामों पे है। और नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव काम क्या है कि अपने ही आवाम के पीछे जो कि पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, जो जवान हैं, जो तलबा हैं, जो वकला हैं, जो कि सियासी वर्कर, सियासी लीडर्स हैं, जिस तरह 3 सालों से इनकी विच हंटिंग की जा रही है, सबके सामने है कि जनाब उनको FIRs के ज़रिए आप दहशतगर्द भी बना रहे हैं, उनको डकैत भी बना रहे हैं, उनको गद्दार भी बना रहे हैं, उनको बागी भी बना रहे हैं, उनको MPA के तहत बंद कर रहे हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली कर रहे हैं। तो खाक आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आम आवाम को, अपने ही लोगों को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। जब ऐसे हालात होते हैं तो ये दहशतगर्द जो हजरात होते हैं, ये क्रिमिनल लोग होते हैं, 5th कॉलमिस्ट होते हैं, इनको मौका मिल जाता है कि वो रीयूनाइट होकर वो आवाम को, वो स्टेट इदारों को, वो स्टेट को नुकसान पहुँचाए, जो कि मैं समझता हूँ अमली मुजाहरा ना सिर्फ कच्चे के इलाकों में काफ़ी अरसे से हो रहा है, वो बलूचिस्तान में भी हो रहा है। अब कच्चे में ये एक वाक़या नहीं हुआ, एक छोटी सी जगह है और आपके पूरी सिक्योरिटी फेलियर है, ना सिर्फ पुलिस की बल्कि तमाम सिक्योरिटी इदारे इंक्लूडिंग रेंजर्स और फौज वो नाकाम हो गई है। तो क्वेश्चन तो बहुत से अराइज होते हैं और लोग क्वेश्चन अराइज करते हैं कि आप ही लोग इनको प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी, और हमने बचपन से सुना है कि कच्चे इलाकों में डकैत जो है ये पॉलिटिशियंस सपोर्ट करके वहाँ पर रोकते हैं या ताकतवर तबका, क्योंकि पॉलिटिशियन तो बदनाम होते हैं, पॉलिटिशियन सेकंड नंबर पे आते हैं, उससे पहले गारतगार हैं जो उन्होंने पाकिस्तान को कंट्रोल किया हुआ है। इसके बाद जो बलूचिस्तान में हुआ कि 26 अगस्त को अकबर बुगटी को शहीद किए जाने की बरसी पर जिस तरह बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों ने मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में 60 से ज़ायद अवाम जो कि ज़्यादातर पंजाबी मजदूर थे टारगेट करके शहीद कर दिया, यह भी पूरी तरह से सिक्योरिटी इदारों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। एक जज्बाती नौजवान ने इस हवाले से एक तहरीर लिखी है, लेकिन इस हवाले से मैं बैकग्राउंड ज़रूर बताता चलूँगा कि बलूचिस्तान के मसला क्या है। क्या ये अभी का है? ये मसला अभी का नहीं है, ये 77 सालों से मसला है। और जिस तरह से जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो इंडिया में बेशुमार प्रिंसिपल स्टेट्स थी, उन्होंने बाई हुक और बाई क्रुक उस प्रिंसिपल स्टेट को इंडिया का हिस्सा बना लिया था। इस तरह पाकिस्तान में बहुत से प्रिंसिपल स्टेट थे और बाई हुक और बाई क्रुक इनको कब्जा कर लिया गया है। जिस तरह वादी कलात है और इस तरह से एनेक्स कर लिया गया उनकी विशेष के खिलाफ।
लेकिन अब बहैसियत पॉलिटिकल साइंटिस्ट में बताऊं कि अगर पाकिस्तान में शुरू से जमहूरियत होती, आइन और कानून की पासदारी होती, तो ये महरूमियत जो स्टार्ट में थी वो कम हो जाती, ख़त्म हो जाती वक्त के साथ। लेकिन जब इंसाफ ना मिले, जब जमहूरियत ना हो, चंद लोग पाकिस्तान पर काबिज हो जाए शुरू से, बड़ी तफसील है, सबको मालूम है, हम करते, मैं भी लोग भी मुख्तलिफ इशू पे करता रहा हूँ, इवेंट्स पे करता रहा हूँ। मुख्तसर ये है कि स्टेट फेलियर है और शुरू से बलूचिस्तान पे वो पंजाबी जो डिस्प्यूट है या पख्तून डिस्प्यूट पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जो स्टेट के इदारे थे और चंद लोगों ने अपने मफादात की खातिर उन पे कंट्रोल किया, पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर गई और उनके जो नेचर रिसोर्सेज थे वो निकाल के उनसे माला माल हुए, हुकूमत में शामिल हुए, सियासत में शामिल हुए, उनको मेन स्ट्रीम पे लेकर नहीं आए, ना लोकल बॉडीज मजबूत की, ना ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलूचिस्तान को आगे आने दिया गया। तो मुख्तसर ये कि जो महरूमियाँ शुरू हुई और उसकी वजह से मुसल्ला जो इंसर्जेंसी है वो शुरू हो गई थी 1948 से, जिसमें 5-6 फेजेस आए हैं। पहला फेज जो है 1948 से 52 का था और फिर 54 से 58, फिर 60 से 62 और फिर भुट्टो के दौर में 77 से 71 से 77 तक था, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें कत्ल गारत हुई थी, जिसमें हमारे पर्सनल काफ़ी शहीद हुए थे और उनके भी जो है ना हज़ारों बलोच जो है वो अलहदगी पसंद या दहशतगर्द वो मारे गए थे। बहरहाल ज़िया साहब ने आके फिर मामलात को कुछ राइट डायरेक्शन में लेकर गए थे और उस दौर में तकरीबन 2 डेकेड में खामोशी रही और अमन रहा। और फिर आखिरी जो है फिर मुशर्रफ साहब ने जो मौका दिखाया था, कमांडो साहब ने, उन्होंने ये भी कहा था हम इनको मज़ा चखाएंगे और मज़ा चखाया था अकबर बुगटी की शहादत पर। और उस वक्त से जो इंसर्जेंसी है अब रुक नहीं, वक्त के साथ उसमें तेज़ी आ रही है, उसके अलग ग्राउंड्स है, उस पर मैं रिपरकंसेस नहीं कॉजेज जाना चाहता कि क्या वजूहत है। ईरान का बॉर्डर भी है, अफगानिस्तान का बॉर्डर भी है, कौन से अवामिल है जो इसको हवा देना चाहते हैं, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इस वक्त एक नौजवान ने जो अभी वाक़या हुआ है सतही तौर पे एक जायज़ा लिया है, फिर मैं अपना एक तज़िया छोटा सा उस पर करूँगा कि 25 और 26 अगस्त की रात बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में BLA ने मुतअद्दिद इलाके पर हमले करके मुतअद्दिद मासूम पाकिस्तानी शहरियों को शहीद कर दिया। पाकिस्तानियों, अब कोई शक है, तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बाद भी अब तक मैरंग बलोच बलोच यकजहती कमेटी, समी बलोच और इनके शरपसंद हरकारे जो पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के अमन व आमा को तबाह करने पर लगे हुए हैं, इन हमलों की ना तो मजम्मत की है, ना ही मासूम लोगों के मारे जाने पर अफसोस तक किया है। इसी तरह इनकी सपोर्ट में लिबरल ब्रिगेड को भी सांप सूख गया है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि BLA दहशतगर्द, बैरंग बलोच, बलोच यकजहती कमेटी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। DGISPR ने इस मर्ज की बिल्कुल ठीक निशानदेही की थी जब उन्हें दहशतगर्दों की प्रॉक्सी कहा था। रियासत को फौरी तौर पर मैरंग बलोच यकजहती के हरकारों के खिलाफ मासूम लोगों को शहीद करवाने में सहूलतकारी करने पर इनके खिलाफ FIR दर्ज करवानी होगी, गिरफ्तारी करनी होगी और इन अनासर को कानून के कटहरे में लाए बगैर मासूम पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं मिल सकता, जिनका नाहक खून बलूचिस्तान में बह रहा है। रियासत को अब सख्त फैसले करने होंगे। इनफ इज़ इनफ। इनका सतह जो जायज़ा है इंतहाई सतही है। मुझे 70s की बात याद आई जब मेरे वालदैन ने, मेरे बुजुर्गों ने ये बात की थी, व्हेन माय फादर वाज पोस्टेड इन ढाका इन बांग्लादेश, तो उन्होंने हालात और वाक़यात जो हैं वो देखे हैं सारी डिटेल। उन्होंने मुख्तसर ये है कि जब 25 मार्च को इन्होंने ऑपरेशन किया बंगालियों के ख़िलाफ़ 1970 को, और फिर उसके बाद इमरजेंसी और मार्शल लॉ लगा दिया, तो वो एक प्रोपेगेंडा जो था वहाँ पर, जो पाकिस्तानी हम जैसे थे या जमात इस्लामी और जो पाक फ़ौज को सपोर्ट कर रहे थे और बंगालियों के मसाइल को नहीं समझ रहे थे, कि इनके साथ जो है उन्होंने 22-23 साल, जो 1947 से 70 तक तकरीबन 23 साल बनते हैं, इस पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तानी इशराफिया ने, ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, उनके अपने कॉजेज़ नहीं देखे थे कि रीज़न्स क्या थे उन महरूमियों के। तो एक नारा दिया था, लोगों की ज़ुबानों पे बात चढ़ गई थी 25 मार्च के बाद कि वारे जनरल यहिया और वारे टिक्का खान, मार्शल लगा के फिर बचाया पाकिस्तान। ये नारा था आम आवाम का। इसी तरह ये साहब फरमा रहे हैं मेरे भाई, ये हल नहीं है, इसका हल सियासी होता है। इसी हवाले से मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ
कि क्या हमारे इदारे ठीक काम कर रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा-सा सोच विचार करते हैं कि क्या रियासत के इदारे जो अवाम के मुलाज़मीन हैं, आइन पर अमल कर रहे हैं? क्या इस वक़्त मुल्क पर मुलाज़मीन है मुल्क क्या इस वक़्त मुल्क में जमहूरियत है? 8 फरवरी को क्या अवाम को इनका मैंडेट ताकत के नशे में नहीं छीना गया? क्या बलूचिस्तान में शुरू दिन से ताकत का मंबा और हुकूमत चंद गैर जमहूरी लोगों के हाथ में नहीं है? क्या 77 सालों में मशरकी पाकिस्तान की तरह बलोच को बतौर कॉलोनी ट्रीट नहीं किया जा रहा? क्या बलूचिस्तान के कुदरती ज़खायर दुरुस्त हाथों में हैं? क्या बलूचिस्तान महरूमियों के शिकार पसमानदा तरीन सूबा नहीं है? क्या बलोच लीडरों को बिला वजह गिरफ्तार करने से मसला हल हो जाएगा या मज़ीद ख़राब हो जाएगा? ये बलोच अलहदगी पसंद क्यों बने? क्यों दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार किया गया? वगैरह वगैरह। क्यों बलोच लोगों को अगवा किया जाता है? क्यों अगवा करके मार दिया जाता है? क्या कोई कानून इसकी इजाज़त देता है? अगर किसी ने जुर्म किया है तो इसे कानून के कटघरे में लाया जाए, वरना बेगुनाह मग़वी बलोचों को फिलफौर रिहा कर देना चाहिए। इनके मसाइल सबसे इब्तिदाई यही है, हमारा बलोच का यही है कि जनाब इनको आप छोड़ दें, आप इनको रिहा करें, या फिर अगर किसी को कोई कसूर है, उसके खिलाफ ऑफेंस बनता है, तो आप कोर्ट में पेश करें। एक भाई ने जज्बाती भाई का जवाब बड़े मुदल्लल अंदाज में दिया है, वो ये है कि हुक्मरान तकवे को इससे कोई सरोकार नहीं। अगर हम हालात को दुरुस्त करने का तहिया कर लें तो ऐसे हालात दोबारा पैदा ना हो, लेकिन हालात सुधारेगा कौन? सदर्न कमांड का कोर कमांडर या सियासतदान? जब तक हालात कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कोर कमांडर की होगी, हालात इसी तरह रहेंगे। हमें एक नया इमरानी मायदा करने की ज़रूरत है, जिसमें फ़ौज का किरदार मुल्क की सियासत नहीं बल्कि मुल्क का दिफा हो। इनका किरदार आर्टिकल 243 के तहत महदूद होना चाहिए। गैर जानिबदार इलेक्शन होके फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के लोगों को दुरुस्त नुमाइंदा मुंतखब करने का हक दिया जाए, ना कि धांधली करवा के हैंड पिक्ड लोगों को अपने सामने लाया जाए। तो वो जिम्मेदारी वही लोग करेंगे जो ट्रू नुमाइंदे होंगे, ट्रू डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ज़रिए आएंगे, और फिर इस तरह से करप्ट लोग भी ख़त्म हो जाएंगे, आवाम के मसाइल को भी पता होगा, मकामी क़यादतें भी होंगी, मकामी सियासत भी होगी, और इनके जितने भी मसाइल हैं हल किए जा सकते हैं। इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज पे राइट्स हैं उनको मिलेंगी, नौकरी, रोज़गार, सब कुछ जो मिल सकता है वो मिलेगा। जो बलूचिस्तान में सी पैक की डेवलपमेंट्स हो रही है उन पे राइट्स मिलेगा, तो ये महरूमियत ख़त्म हो सकती है। मुख्तसर ये है, इसका अस्करी हल नहीं है, इसका हल सियासी है। इसके अलावा इस वाक़ये को एक और पहलू से मैं तज़िया करना चाहता हूँ, और इससे पहले मैं गुज़ारिश कर दूँ इस हवाले, ये जो मैं तज़िया कर रहा हूँ, इस वक्त जो फस्ताई, इस वक्त लुटेरे और चोर हुकूमत, नाजायज़ हुकूमत कर रही है, उस हवाले से कि मुल्क में अफरा तफरी है, मुल्क में अमन-ओ-अमा का मसला है। जगह जगह पे, ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, अभी KPK में भी चल रहा है। आज कई हमारे जो फौजी हैं वो शहीद हुए हैं, वहाँ पर जो लोग थे, कई दहशतगर्द जो सो कॉल्ड वो मारे गए हैं। तो एक जंग का समय है हमारे ख़ासकर बलूचिस्तान में और हमारे KPK में, और ऐसे हालात में जब हमारी इकॉनमी सिलंबर में चली गई है, बिल्कुल डाउनफॉल है, बड़ी तेज़ी से जा रहा है, हमारी सनत ख़त्म हो रही है, हमारी ज़राअत ख़त्म हो रही है। ज़राअत में आपको मालूम है कि जो एक नया तरीक़ाकार इख्तियार किया, उस पे फिर किसी वक़्त बात करेंगे कि SIFC बना के उनको ज़मीन, जो आवाम की ज़मीन, पाकिस्तान की ज़मीन, पंजाब की ज़मीन, इनको दिया जा रहा है फ़ौजी इदारों को, और फ़ौज अपनी तरीके से कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे, बाहर लोगों को बुलाएंगे। बहरहाल उस पे मैं फिर किसी वक्त प्रोग्राम करूँगा कि हर तरह से रूबा ज़वाल है। हमारी कंपनीज छोड़ के पाकिस्तान से दुबई में अपनी कंपनी ऑफिस, हेड ऑफिस बना रहे हैं। फिर यहाँ पर बड़े बड़े जो कंपनीज थी, जो मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्रीज़ थी, वो वक्त के साथ साथ, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हैं, चाहे वो पेट्रोलियम से ताल्लुक़ है, या फूड इंडस्ट्री से है, या ड्रिंक इंडस्ट्री से है, वो वक्त के साथ तेज़ी से पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। इस हवाले से जो हमारी हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि ये हुकूमत तो है नहीं, ये जाली हुकूमत है, ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ, पहले भी पाकिस्तान को 50 सालों से, 40 सालों से लूटा है। लूट-लूट के ये कखपति से लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए। इनकी जायदादें पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन इनका पेट भरने को नहीं आ रहा, और ये मज़ीद जब तक पाकिस्तान को ये तबाह नहीं करेंगे, लगता है कि ये लोग बाज़ नहीं आएँगे, या फिर अवाम खड़ी हो और इनका मुकाबला करेगी। और इसी वाक़ये से मैं ये एट्रीब्यूट या एनालॉजी ले रहा हूँ कि जब रोम जल रहा था,
तो बादशाह नेहरू बांसुरी बजा रहा था। इसी तरह ये लुटेरे मुल्क पाकिस्तान पर अजाब की सूरत में गुंडागर्दी के जोर पर मुसलत करके क्या कर रही है कि जब बलूचिस्तान में हालात ख़राब थे और 12 जवान शहीद हो चुके थे, हमारे बलूचिस्तान में 14 जवान फौजी जवान वो शहीद हो गए थे। इस वक्त लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही थी, जिनमें पावर शेयरिंग के फार्मूले पर मजीद मामला तय हो रहे थे। पहले वफाक में मुलाकातें हुई, बिलावल शहबाज के पास गए कि हमें करप्शन और लूट मार में हिस्सा नहीं मिल रहा, फंड नहीं मिल रहे और ब्यूरोक्रेट्स हमारी मर्जी के नहीं लग रहे। इस वक्त शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, महंगाई बढ़ रही है और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, बलूचिस्तान लहूलुहान है, बलूचिस्तान में अनरेस्ट है। ये नहीं, ये मुलाकातें इसलिए हुई कि करप्शन और लूट मार में मजीद हिस्सा कैसे हासिल किया जाए। मौलाना फजल रहमान के पास इसलिए नहीं गए कि 12 जवान हमारे शहीद हुए हैं या हमारे 14 जवान फौज के शहीद हुए हैं, बल्कि वो काजी फाइज ईसा के एक्सटेंशन के लिए गए थे कि कानूनी तरमीम करके किस तरह हमें सपोर्ट करें, हम आइनी तरमीम ला के ये सब करें और अदलिया को कैसे ब्यूरोक्रेसी के तर्ज पर ग़ुलाम बनाया दिया जाए। मुल्क में 12 पुलिस के जवान शहीद हों या पाक फौज के दर्जनों जवान शहीद हो जाए, इनका खून इतना सस्ता हो कि कोई मसला ना हो, लेकिन करप्शन और लूट मार ज़्यादा अहम हो, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो ये सारे हालात के बाद मैं आखिरी में इसको समअप करता हूँ कि इन गैर जमहूरी रवैयों की वजह से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में नफरत की आग बहुत बढ़ चुकी है, जबकि पंजाब पहली बार इस आग में की लपेट में आया है और नफरत की आग सिर्फ और सिर्फ आइन पर अमलदारी और साफ जमहूरियत पर अमल करने से बुझ सकती है और वफाक मजबूत हो सकता है, वरना हम एक बड़े साने की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। याद रखें, फ़ौजें अवाम की हिमायत से लड़ती हैं और अगर अवाम में हिमायत खो दे और मोहब्बत नफ़रत में बदल जाए तो अवामी ख्वाहिशात को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। बलूचिस्तान में भी हकीकत यही है, लोग रियासत और रियासी इदारों से खिलाफ चल रहे हैं, जो कि वफाक के इत्तेहाद के लिए ज़हर हिलाल है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि बलूचिस्तान से उठने वाली आंधी साइक्लोन बनती दिखाई दे रही है। सेनेटर अफनानुल्लाह, जो कि यही खाओ पियो पार्टी के सेनेटर हैं, कहते हैं कि जनाब बलूचिस्तान में हालात दहाइयों से ख़राब किए जा रहे हैं और वहाँ जाली नुमाइंदों को आगे लाया जाता है। इसका हल सियासी है, अस्करी नहीं। इसके बाद आखिर में मैं इस बात का तज़किरा करूँगा कि पाकिस्तान में जो आपको मालूम है, पहले भी बताता रहा हूँ कि किसी तरह रिज़र्व सीट्स के लिए कोशिश की थी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जोर लगाया था और पेशावर हाई कोर्ट ने भी, लेकिन मुख्तसर ये कि 12 जुलाई के फैसले ने उनको उनकी पेशकदमी रोक दी थी, वरना वो पीटीआई की हुकूमत की जो सीटें हैं, रिज़र्व सीटें, वो भी ले चुके थे और उन सीटों के ज़रिए 2/3 मेजॉरिटी सेनेट में और फिर नेशनल असम्बली में भी उनकी हो जाती और फिर आसानी से अपनी मर्जी से आइनी तरामीम कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल रुक गया है और उस वक्त ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह से किया जाए। अब मुख्तलिफ ऑप्शन पे मैं समझता हूँ और कर रहे हैं, कानूनी तरामीम पे भी, आइनी तरामीम पर भी और दोनों पर भी। अगर ये ना हुआ तो ये हो। इस वक्त जो सिचुएशन है आइनी तरामीम के लिए, वो जो फॉर्म 47 की हुकूमत है या पार्लियामेंट में मौजूद है, उनके लिए मुवाफिक नहीं है, क्योंकि नेशनल असम्बली में 336 में 224 ज़रूरत है, जो इस वक्त इनकी 212 है, 12 अभी सीटें कम हैं। इसके अलावा सेनेट में 96 टोटल सीट्स हैं, इनको चाहिए 64 और इनके पास 55 है, इसमें भी कम है। और जमात जो JUI है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब को अपने साथ मिला के कर लिया जाए, तो 8 + 20 हो जाएगी और 4 रह जाएंगे, तो किस तरह वो हो सकता है किसी लोगों को जो कि इस वक्त इंडिपेंडेंट है वो करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बड़ा ख़तरनाक लाइन है, तो उसको नहीं करेंगे। लेकिन मुख्तसर ये है कि किसी तरह 224 करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अगर ये नहीं है तो फिर आइनी तरामीम के लिए के साथ साथ कानूनी तरामीम कर रहे हैं। और कानूनी तरामीम में क्या ऑप्शन होगा कि जनाब जजेस ज़्यादा कर रहे हैं। इस वक्त जजेस जो सुप्रीम कोर्ट की है वो है 16 + 1 17 है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट के जजेस की है, अपॉइंटमेंट ऑफ दी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997, उसमें तरमीम करेंगे, वो सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। वहाँ पर ये जो है 17 के बजाय अब 23 करना चाह रहे हैं।
मकसद ये नहीं हुआ तो वो करें। अब 23 हो जाएंगे तो ज़ाहिर है मेजॉरिटी ऑफ द जजेस काजी फायज ईसा जैसे लोग बैठे होंगे, अमीनुद्दीन जैसे लोग बैठे होंगे, नईम अख्तर अफगान जैसे लोग बैठे होंगे, तो मेजॉरिटी इनकी होगी तो फ्यूचर में भी किया जाएगा। इसके अलावा कोशिश की जा रही है कि किसी सीनियरिटी वाला मामला चेंज किया जाए। आज़म नज़ीर तुर्तारन कुछ कहते हैं लेकिन आइनी तरमीम कुछ कहती हैं, जो सीनियरिटी के साथ वो चेंज करना चाहते हैं। फिर एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि जजेस की जो है ट्रांसफ़र एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट्स में करवाई जा सके, तो ये सारे बड़े डेंजरस है। मकसद क्या है इनका? अवाम का मफाद नहीं है, जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करने का मफाद नहीं है, बैलेंस ऑफ पावर को कायम करने का मफाद नहीं है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है डेमोक्रेसी में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसका नहीं है, बल्कि अपनी इस नाजायज़ हुकूमत को दवाम देना है। क्योंकि अगर ये ना हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए तो इनके लिए आगे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जिस तरह कहते हैं कि नवाज शरीफ ने सारा सामान बांधा हुआ है, इसने जो है 9-2-11 हो जाना है, इसने अकेले नहीं होना, फिर मरियम नवाज ने भी होना है, शहबाज ने भी होना है, पूरे वो लोग जो इस वक्त फस्ताई बनकर पाकिस्तानी अवाम पर अजाब की सूरत मुसलत है, सब ने भागना है। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ डिफाइनिंग मूवमेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अवाम की जो विशेज़ हैं वो विम्स हैं, इंशाल्लाह इनको ओवरकम करेगी, खैर की ताकत शर पर गालिब आएगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है बेहतरी की तरफ जाएगा। 1-2 माह में ये सारी चीज़ 1 माह में मैं समझता हूँ क्लियर होगी, और अक्टूबर से अगर इनका रास्ता हमने रोक दिया तो अक्टूबर से बेहतरी की तरफ पाकिस्तान बढ़ सकता है, और हम दोबारा हो सकता है इलेक्शन की तरफ, या फिर पीटीआई की हुकूमत भी आ सकती है। खान साहब पर है, डिपेंड करता है कि किस वक्त वो जेल से बाहर आते हैं। ज़्यादातर मुकदमात में तो वो बरी हो चुके हैं या ज़मानतें हो चुकी हैं, 1-2 केसेस उनके पीछे रह गई है, इंशाल्लाह उसमें भी ज़मानतें होती हैं तो खान साहब के कुछ चांस बन सकते हैं। बहरहाल अक्टूबर एक डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान में है, या दिस साइड और दैट साइड। अगर काजी फायज ईसा रह गया तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जिस तरह तेज़ी से तबाह हो रहा है वो मज़ीद तेज़ी से तबाही होगी, और अदलिया बिल्कुल हैंड पे इसी तरह बन जाएगी जिस तरह ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पुलिस को इस्तेमाल करना चाहे, चाहे एफआईयू को इस्तेमाल करना चाहे, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इस्तेमाल करना चाहे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे, सबको मालूम है बिल्कुल गुलामों की तरह काम करते हैं। तो अदलिया भी बिल्कुल इसी तरह से टुथलेस हो जाएगी, और फिर जो चाहेंगे वो करेंगे, और सुंजियाँ हो जाए गलियाँ, और मिर्जा बिच यहाँ पर है यहाँ पर चोर फिरेंगे, और हम जैसे शरफा जो है इनको देखेंगे, तकलीफ पे होंगे, और पाकिस्तान के लिए दुआएं करेंगे कि अल्लाह पाकिस्तान को बचाए। लेकिन कहते हैं कि जब जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, तो हालात जब मुश्किल हो तो हालात से नहीं डरते, उसका मुकाबला करते हैं। तो हम जैसे लोग पहले भी मुकाबला कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में बैठ के या पाकिस्तान से बाहर बैठ कर।